मैं विक्रम सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। शिवाजी ने 1674 तक एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया था और वह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे, परंतु मुगल बादशाह तब भी उनको एक बड़ा जमींदार मानता था। बीजापुर का सुल्तान भी उन्हें एक विद्रोही जागीरदार ही मानता था। इस कारण अपने सम्मान की रक्षा, बीजापुर एवं गोलकुंडा के सुल्तानों की समानता, प्रजा की वफादारी, संधि एवं युद्ध वार्ता, सभी मराठा सरदारों में विश्वास और भक्ति भाव उत्पन्न करने आदि के लिए शिवाजी को राजा की उपाधि धारण करना आवश्यक हो गया था। अनेक हिंदू विद्वान और नेता भी शिवाजी को राजा बनाकर उनकी अधीनता में हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए उत्सुक थे। इस कारण शिवाजी ने राज अभिषेक का निर्णय लिया। उस युग के महान विद्वान, वेदों के जानकार और बनारस के महान पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी को छत्री स्वीकार किया। उदयपुर के राजपूत वंश से उनका संबंध बताया। उन्होंने शिवाजी का राज अभिषेक स्वयं करना स्वीकार किया। 15 जून 1674 ईस्वी को पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी का वेद मंत्रों एवं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बड़ी धूमधाम से रायगढ़ के किले में राज अभिषेक किया। पंडित गंगा भट्ट बनारस ने शिवाजी को छत्रपति, हैदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि दी और भगवा ध्वज उनका झंडा बना। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस अवसर पर शिवाजी ने पर्याप्त धन व्यय किया, परंतु इस प्रसन्नता में थोड़ी बाधा भी उत्पन्न हुई। 12 दिन के पश्चात जब शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई, इसके कारण शिवाजी ने कुछ समय पश्चात अपनी राज अभिषेक तांत्रिक विधि से भी पुनः कराया। अपने रिक्त खजाने की पूर्ति करने के लिए शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण किया और लगभग 1 करोड़ खून प्राप्त हुए। शिवाजी ने बीजापुर के खानदेश और बगलाना के प्रदेशों को लूटने में भी सफलता प्राप्त हुई। इन आक्रमणों से शिवाजी को केवल धन ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनकी शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई। सन 1677-78 ईस्वी में शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक पर आक्रमण करके जिंजी और बेलूर के किलों को जीता और तुंगभद्रा से लेकर कावेरी नदी तक के कर्नाटक के भाग पर अपना अधिकार कर लिया। जिंजी को उन्होंने अपने इस भाग की राजधानी बनाया। शिवाजी ने अपने सौतेले भाई व्यंकोजी से अपने पिता की पैतृक जागीर में हिस्से का आधा भाग मांगा और व्यंकोजी के इनकार करने पर उसके प्रदेशों पर आक्रमण किया तथा कावेरी नदी के उत्तर के सभी भागों पर अधिकार कर लिया। करीब 1 वर्ष के समय में शिवाजी ने कर्नाटक की 20 लाख हूण प्रतिवर्ष आय की भूमि पर अधिकार कर लिया और करीब 100 किलों पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक की सीमाओं की रक्षा और शासन का प्रबंध करके शिवाजी वापस महाराष्ट्र में आ गए। बाद में शिवाजी के सौतेले भाई व्यंकोजी ने अपने प्रदेश को जीतने का सफल प्रयास किया। इस पर व्यंकोजी ने शिवाजी के प्रतिनिधि हनुमंते को वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। अंत में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके अनुसार व्यंकोजी को तंजौर और पास का क्षेत्र, जिसकी आय 1.25 लाख वार्षिक हूण थी, प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि शिवाजी की पत्नी दीपाबाई ने शिवाजी से समझौते की सलाह दी थी। इससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने दीपाबाई को पुरस्कार स्वरूप बेंगलोर, हासकोट, सियालकोट की पैतृक जागीर प्रदान की। शिवाजी के प्रतिनिधि हनुमंते को व्यंकोजी का मंत्री नियुक्त किया गया। व्यंकोजी ने शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह दक्षिण के विस्तृत भूप्रदेश पर शिवाजी का अधिकार हो गया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति सिद्दियों से भी हुआ, परंतु जंजीरा के टापू को जीतने अथवा सिद्दियों को अपने आधिपत्य में लेने में वे असफल रहे। शिवाजी के अंतिम दिनों में उनको पारिवारिक चिंताओं ने घेर लिया था। उनका बड़ा पुत्र संभाजी योग्य सिद्ध नहीं हुआ था और 1678 ईस्वी में वह भागकर पहले मुगलों से फिर बाद में बीजापुर से मिल गया था। हालांकि वह 1 वर्ष बाद
पुनः पिता के पास वापस आ गया था, परंतु शिवाजी उसके चाल चलन एवं व्यवहार से संतुष्ट न थे। शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम 10 वर्ष का बालक था। उसकी माता सौदराबाई उसी को छत्रपति बनाना चाहती थी। राज दरबार में शिवाजी के 2 प्रमुख मंत्री मोरपंत पिंगले और अन्नोजी दत्त के परस्पर संबंध खराब चल रहे थे। ऐसी स्थिति में शिवाजी अपनी मृत्यु के पश्चात अपने राज्य की सुरक्षा, अपने वंश के सम्मान की रक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे, परंतु वह इन पारिवारिक एवं दरबार की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल सके, जिसके कारण वे बीमार हो गए और करीब 12 दिन की बीमारी के पश्चात 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने एक बड़े स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर लिया था। शिवाजी के राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक को बड़ा भाग सम्मिलित था। उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तक और पूर्व में बगलाना, आधा नासिक, पूना के किले, सतारा और कोल्हापुर का बहुत सा भाग इसमें सम्मिलित था। पश्चिम कर्नाटक का वह भाग जिसमें आधुनिक मैसूर का उत्तर मध्यवर्ती और पूर्वी भाग था। बेल्लारी जिले का कुछ भाग और अर्काट शिवाजी के राज्य में सम्मिलित थे। इतिहासकार सभासद के अनुसार शिवाजी के राज्य की आय 1 करोड़ हूण प्रतिवर्ष थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी निकट के क्षेत्रों से चौथ, जो कि वार्षिक लगान का 1/5 भाग होता था, वसूल करते थे, जिससे उनकी आय 80 लाख हूण प्रतिवर्ष थी। यह प्रदेश उनके प्रभाव क्षेत्रों के अंतर्गत था। इस प्रकार शिवाजी ने दक्षिण के एक विस्तृत भूप्रदेश अपने राज्य में सम्मिलित करने में सफलता प्राप्त की। अगले वीडियो में शिवाजी का चरित्र, मूल्यांकन और इतिहास में स्थान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।